अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद तमाम फरीकैन इस फैसले को अपने अपने जाविये से देख रहे हैं। यूं तो कल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया था, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौसीक करते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। ये वही शेड्यूल है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानीशुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामिये में कहा गया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़, यह फैसला आने के बाद हुकूमत की मुश्किलात में थोड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत को अपने पराए सब यही मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पार्लियामान को रेजिस्ट करना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिस पर हुकूमत सोच विचार भी कर रही है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त रद्देमल दिया और हुकूमत से दरखास्त की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेजिस्ट करे। उनका कहना था कि 3 जजेस का बेंच 4 जजेस को नहीं मान रहा, यह फैसला नहीं, वन मैन शो है। इस केस का फैसला 4 जजेस का पहले ही आ चुका है। समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करते हैं। मरियम नवाज तो कल से इस फैसले के बारे में खुलकर गुफ्तगू कर रही थी और हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि इस फैसले को सिर्फ मुस्तरद नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर भी कदम उठाना चाहिए। आज उन्होंने एक बार फिर रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता है, मानना कैसा, साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। जो मकबूल लोग होते हैं उन्हें 3-4 जजेस की जरूरत नहीं पड़ती, साकिब निसार, बाजवा, फैज हमीद की जरूरत नहीं होती। हम पूरी तरह तैयार हैं, ख़ाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। चला है कि ये चारपाई के नीचे से क्यों नहीं निकलता, वरना अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन की बात है। ये तो अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। बात ये है कि तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। और एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। आज राना सनाउल्लाह ने भी इसी तकरीब से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का इलेक्शन मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ धकेलेगा। इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन वक्त और तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी और राय से होंगे। जिन इलेक्शन पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तफाक नहीं, तो ऐसे इलेक्शन कैसे हो सकता है। हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए, हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं। इससे पहले 2 इलेक्शन, 1971 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क को 2 लख्त किया और 1977 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क में कलाशनकोफ का कल्चर लेके आया। 2 इलेक्शंस ने जो कि मुतनाज़ा रहे रिजल्ट के हिसाब से भी, और अब ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है। दूसरी जानिब हुकूमत ऐलानात और इजलास की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकारी है और इसे मुस्तरद करने के बयानात दे रही है, लेकिन हतमी तौर पर इसका कोई ठोस रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया है। हत्ता कि काबीना इजलास के मुतालिक ज़राए के हवाले से खबरें तो चली कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर दिया, लेकिन काबीना इजलास का एलामिया या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, जिससे इस बात की तायद हो सके कि काबीना की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की जानिब से यह चैलेंज जरूर किया जा रहा है कि 14 मई को सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन हो जाए। ये करवा के काबीना तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको तो एक आम मुस्तरद कर सकता है। ऐसे ऑर्डर्स अदालतें पास ही नहीं करती जहां अमल दरामद नहीं हो सके। इरफान कादिर की बातों और काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्देमल देते हुए कहा कि काबीना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे।
दूसरी जानिब आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी इस्लामाबाद में हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास के बाद इज्तिमाई तौर पर मुतफ़िका लाहे अमल सामने आएगा। इस इजलास में मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और लंदन से वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म के बाद से पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादी सर जोड़कर बैठे हैं। अदालती फैसलों का तोड़ निकालने की कोशिश में, लेकिन हकीकत में वाज़े और दो टोक फैसले के बाद अब हुकूमत के पास ऑप्शंस इंतहाई महदूद है और जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें भी नुकसान उठाने का अंदेशा है। सियासी तौर पर काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। हुकूमत या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकसर मुस्तरद कर सकते, तौहीन अदालत लगने का खतरा मौजूद है, या फिर नया पासशुदा बिल लेकर उसकी आड़ में इंतखाबात को टालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में शायद बयानिया तो मिल जाए, लेकिन एक और वज़ीर आज़म इस पादाश में अदलिया के हाथों घर भी जा सकता है। ऐसी बातें भी हो रही है। बात करेंगे इस वक्त सरबराह पिलडैट सीनियर साहब, कॉलम निवीस और तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू में जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद होना, तौसीक कर देना, क्या आप देख रहे हैं कि इंतखाबात तो अब 14 मई को ही होंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उसके ओवरऑल फैसले की तो तायीद ही करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि हमें सरकारी इदारों की तरफ से जो मतलूबा तावन है वो मिल जाए तो हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं फ्री एंड फेयर। ये कोर्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने बात कही है। बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है का बड़ी हद तक दारोमदार इसी बात पे था जो इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया कि हम करवा सकते हैं, हमें पैसे दिलवा दें और सिक्योरिटी दिलवा दें, और वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन का तो इस पे कभी इख्तलाफ था ही नहीं। ये तो मामला सरकारी इदारों का है जिन्होंने माजरत कर ली थी कि वो ये चीजें फराहम नहीं कर सकते जिसका तकाजा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो जिसकी जरूरत हर इलेक्शन कमीशन को होती है। तो अहमद बिलाल साहब, पैसे और सिक्योरिटी तो हुकूमती इदारों ने देने हैं। हुकूमत इस फैसले को नहीं मान रही है, कैबिनेट ने इसको मुस्तरद किया है, पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास अब भी जारी है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है? जी, हुकूमत के पास बहुत महदूद सी ऑप्शंस है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त वो जिस चीज का सहारा लिए हुए हैं वो ये है कि 4 जजों ने इस बेंच को मुस्तरद किया था, इस 3 रुकनी बेंच को, क्योंकि वो जो ओरिजिनल बेंच था उसके 4 जजों ने ये कहा था कि ये सो मोटो लेना ही गलत है, और इसलिए फिर ये बेंच जो तश्कील पाया है ये भी गलत है और इसका फैसला भी गलत है। अब या तो वो कोई 4 जो जज साहबान हैं वो और उनके हम ख्याल जज साहबान, या तो वो कोई एक्टिविटी करें कानून के अंदर रहते हुए, तो फिर कोई बचत का सामान हो सकता है। दूसरी सूरत यह है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 पास कर दिया है पार्लियामेंट ने और वो अब सदर ममलिकत के पास पड़ा है, वो अगर कानून बन जाए तो फिर उस कानून के बाद वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर उसके बेंच की तश्कील भी चीफ जस्टिस नहीं कर पाएंगे बल्कि वो 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस करेंगे। लेकिन अभी भी वो बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ इन्फोर्स होना है, वो दस्तखत नहीं हुए हैं। आपको लग रहा है कि 30 अप्रैल से पहले वो कानून बन जाएगा और हुकूमत रिव्यू में भी चली जाएगी? एस्टिमेटेड ये है कि वो तमाम कार्रवाइयां पूरी करके 20 अप्रैल तक वो कानून बन सकता है, ये एस्टिमेट ये है। यानी यही वो एक ऑप्शन है जिसपे हुकूमत रिलाई कर रही है, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने तो ये भी कहा कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी ज़ेर गौर है। जी हाँ, ये भी उनको करना चाहिए। अगर वो बाकायदा वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने के बाद इसका मतलब है कि वो जिस तरफ खड़े हैं वहाँ पूरी तरह खुल के खड़ा रहेगा। नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो उनको यही हिदायत है। आपको लगता है कि रेफरेंस फाइल करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और बाद में कहा कि उनकी बड़ी गलती थी, हुकूमत रेफरेंस फाइल करेगी तो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा, सियासी तौर पर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? सियासी तौर पर तो उनको नुकसान जो पहुंचना था वो पहले भी पहुंच चुका है। अब तो सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे उसके कितने शवाहिद हैं, कितना मजबूत है, क्योंकि जब अदालत में आप जाते हैं तो आपके पास
शवाहिद होने चाहिए, आपके पास कानूनी आर्गुमेंट होना चाहिए। अगर कानूनी आर्गुमेंट आपके पास जस्टिस ईसा के खिलाफ नहीं था तो आपने फाइल कर दिया। अब इनके खिलाफ अगर कोई है तो फिर फाइल करें, अगर नहीं है तो फिर ये फजूल बात होगी कि महज सियासी बुनियादों पर आप किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करें, चाहे वो फायज ईसा हो या कोई और हो। अहमद बिलाल साहब, यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, वजीर आजम को तौहीन अदालत पर घर जाना पड़ा था। क्या ऐसी कोई सूरत बनते हुए देख रहे हैं आप कि हुकूमत जिस तरह से खड़ी हुई है, अदालती फैसले को चैलेंज कर रही है, ना सिर्फ पार्लियामान के फ्लोर पर बल्कि बाहर भी तौहीन अदालत भी लग सकती? देखिए, अब ये 10 तारीख दी हुई है उनको पैसे रिलीज करने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा जा रहा है कि वो आपको पैसे मौसूल हुए या नहीं। अगर पैसे मौसूल नहीं होंगे तो ये फैसले में लिखा हुआ है कि वो अगला इकदाम इनिशिएट करेंगे, और वो इकदाम ये हो सकता है कि वो नोटिस देंगे उनको तौहीन अदालत का। इस बात के कितने चांसेस हैं कि विद इन दी बेंच, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इदारे के अंदर से वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जो नाराज भी हैं 184(3) की जुरिस्डिक्शन को लेकर भी, और उसके बाद उनके इख्तलाफी नोटों को भी रद्दी की टोकरी में डाला गया, वहां से कोई आवाज उठे? या वहां से कोई आवाज उठे और मौसर आवाज उठे और वो कन्वीन करें, लेकिन ये सारी बातें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। इसके नतीजे में अदलिया का इदारा उसको नाकाबिले इख्तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई 10 जज एक तरफ हो जाए, 8 जज एक तरफ हो जाए, तो उस सूरत में अदलिया का जो सुप्रीम कोर्ट का टॉप इदारा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा ये अदलिया के अंदर भी अदलिया ने जो मशवरा सियासी जमातों को दिया है कि वो बीच बैठे और कुछ रास्ता निकाले, मेरे ख्याल अदलिया को खुद अपने आप पे अप्लाई करके खुद मिलकर बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जो जजेस हैं जिनकी शिकायत हैं वो भी कोई बेमहल शिकायत नहीं है, वो भी मुनासिब शिकायत है, रीजनेबल बातें हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनकी आफ्टर ऑल अब मुद्दत मुलाजमत जो है वो अगले 5-1 महीने के लिए है ना, तो इस मौके पे उनका क्या नुकसान है कि अगर वो कुछ इस्लाहात कर जाए तो उनका नाम याद रखा जाएगा। लेकिन उन्हीं 5 महीने को अहमद बिलाल साहब, आज मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोडक्टिव बनाना चाहती है क्योंकि एक अपॉइंटमेंट से डर रहे हैं और उस अपॉइंटमेंट से पहले वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं। देखिए, तहरीक इंसाफ तो जो चाहती है वो उसको चाहने का हक है, वो तो सियासी जमात है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो एक सियासी जमात नहीं है। उन्हें अपने अदलिया के इदारे का इस्तेहकाम अजीज होना चाहिए और बुनियादी तौर पर उनके नजर में उसका ही मफाद पेश नजर होना चाहिए। सियासी जमातें जो चाहती हैं वो चाहती रहें, तो उसके लिए कोशिश करती रहें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को अदलिया को एक उस हालत में जिसमें उन्होंने उसे पाया था चीफ जस्टिस बनते हुए, उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाना चाहिए, ना कि उससे बदतर हालत। इस वक्त जो हालत है वो उससे बहुत बुरी है जिसमें वो चीफ जस्टिस बनते वक्त उन्होंने इसको पाया था। तो ये उनकी लेगेसी के लिए भी ये बहुत अफसोसनाक चीज होगी कि वो अपने इदारे को एक बुरी हालत में छोड़ के जाए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। महबूब साहब, सरबराह पिलडैट, कॉलम नवीस और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी लेगेसी अच्छी नहीं होगी कि अगर इस तरह के वो प्रेसिडेंट को सेट करके जाएंगे। अब हुकूमत ऑप्शंस पर गौर कर रही है। पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद भी हैं और आज इस पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है, क्या लाहेअमल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का कोई भी एक्शन, सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं कि हुकूमत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर सकता था उन्होंने तौसीक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस डिसीजन की। और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से वसाइल दरकार है, सिक्योरिटी दरकार है, पैसे दरकार है। जब तक वो पैसे नहीं मिलते हैं तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस कैसे कराएगा, उसके पास एक वाजे लॉजिकल आर्गुमेंट या उज़र मौजूद होगा। अब वो पैसे या सिक्योरिटी हुकूमती इदारों की तरफ से आनी और हुकूमत ये कह रही है कि वो इस फैसले को नहीं मानते हैं, तो अल्टीमेटली महाज़राई तो होगी। इतना आसानी से ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही हुकूमत के इस रिजिड स्टार्स के साथ और मौक़िफ़ के साथ 14 मई को इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये, अभी कुछ ही देर में शहबाज शरीफ साहब पार्लिमानी रहनुमाओं के इस इजलास से खिताब भी करेंगे और उसको दिखाया भी जाएगा उनकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी सामने आती है। वो यकीनन उसका सबको इंतजार है कि हुकूमत अब क्या करने जा रही है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, दुनिया भर के जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं, ज़ेर एताब हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो तैयब एर्दोगान हो, नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान में इमरान खान हो, पॉपुलर लीडर्स को किन मुश्किलात का सामना है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
पॉपुलिस्ट लोग कैसे भी हों, उनके कैसे भी मसाइल हों, लेकिन एक बात तय है कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत बनाना जानते हैं। अवाम भी इन पॉपुलिस्ट लीडर्स के दीवाने होते हैं और उनकी छोटी बड़ी तमाम खामियों को इग्नोर करते हैं। दरअसल एक पॉपुलिस्ट लीडर में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें रिवायती सियासतदानों से अलहदा करती हैं, उनको अनऑर्थोडॉक्स बनाती हैं। पॉपुलिस्ट लीडर अपने मैसेज को बहुत ही सादा और सीधा रखते हैं और लंबी लंबी छोड़ने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर उनके फॉलोअर्स अच्छा महसूस करते हैं। पॉपुलिस्ट इंतकाम पसंद होते हैं और ऐसे लोगों को भूलते नहीं है जिन्होंने उनके साथ बेवफाई या हुक्मदूली की हो। मुखालिफिन की तनकीद उन्हें अंदर से और मजबूत करती है, वो सब बर्दाश्त करते हैं, इंतजार करते हैं और वक्त आने पर ऐसे इकदाम करने से गुरेज नहीं करते जिससे उनके मुखालिफिन निस्तो नाबूद हो जाए। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त दुनिया को दरपेश हैं, आवाम को आजकल जिस महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में पॉपुलिस्ट लीडर्स की डिमांड कम होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि दुनिया प्रैक्टिकल होती जा रही है। लोगों को यह समझ आता जा रहा है कि मुझे एक शख्स अच्छा लगता है तो ये अलहदा बात है, लेकिन वो मेरे मुल्क के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा या नहीं। अब जाहिर है कि पॉपुलिस्ट लीडर्स के सामने कारकर्दगी मानी नहीं रखती है, उनका फोकस अपनी जात पर होता है, वो खुद को एक ब्रांड के तौर पर पेश करते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही पॉपुलिस्ट लीडर्स का जिक्र करते हैं वक्त के साथ साथ जिनका सूरज अब ढलने पर आ गया है। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। साबिक अमरीकी सदर वैसे तो एक बार फिर अगले इंतखाबात में अमरीका के सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में है, मगर कहा जा रहा है कि वो अपनी मकबूलियत का बेहतरीन वक्त गुजार चुके हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप इलेक्शन हारा तो अमरीकी तारीख में पहली बार कैपिटल हिल पर हमला हुआ। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की हालत देखी कि सदारती कुर्सी और मेज पर अवाम ने धावा बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका में कोई बगावत हो गई है। ट्रंप के जाने के उसके हामियों को गुस्सा इतना ज्यादा था उनके जाने का कि तब कुछ सर्वे भी ये बता रहे थे कि ट्रंप अमेरिका में मकबूल हैं और 2019 का इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, सर्वे के मुताबिक फैसला नहीं हुआ और जो बाइडेन जीत गए। अब पिछले 3 बरस ट्रंप अपने पुराने स्कैंडल्स और कुछ नए केसेस की वजह से खबरों में। हालिया मिडटर्म इंतखाबात में फिर से जो शीले ट्रंप की वापसी हुई, मगर तब तक उनकी मकबूलियत मांद पड़ने लगी। आज जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक ट्रंप अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पर है। अब सवाल यह है कि यह कैसे हुआ। असल में अमेरिका भी इस वक्त संगीन माशी दबाव में है। एक सर्वे में अमेरिकी अवाम से जब यह पूछा गया कि मौजूदा हालात में ट्रंप अमेरिका को मुश्किलात से निकाल सकता है, तो अक्सरियत का जवाब नफी में था। यानी वो लोग जो भी ट्रंप को पसंद करते हैं उन्होंने भी इस सवाल का जवाब नफी में दिया। एक और पॉपुलिस्ट लीडर का जिक्र करते हैं। यहां ट्रंप तो जवाल पजीर है, लेकिन एक और पॉपुलिस्ट लीडर जिनका ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क से है, यानी नरेंद्र मोदी 2014 से इंडिया के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। लेकिन ऐसा पॉपुलिस्ट लीडर जिसका चेहरा बिलबोर्ड्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, अखबारात और टीवी इश्तिहारात यानी हर जगह ही नजर आता है, उनकी रेटिंग में कमी आना शुरू हो गई है। ताहम रेटिंग्स में कमी मोदी को इक़्तिदार से हटाने के लिए काफ़ी नहीं है और इतनी कम तरीन सतह पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की रेटिंग्स अपने हरीफ कांग्रेस के राहुल गांधी से दुगनी है। यानी वज़ीर आज़म को हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम मौजूदगी के बायस भी इजाफी पॉइंट्स मिल रहे हैं। यही उनकी कामयाबी का राज है कि उन्होंने हुकूमत में आकर अपनी ऑपोजिशन ही ख़त्म कर दी। नाक़िदीन के मुताबिक उनके दौरे इक़्तिदार में मीडिया की आज़ादी में खासी कमी वाक़ई हुई। उनसे उनकी हुकूमत के हवाले से की जाने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। नरेंद्र मोदी और उनकी जमात पर सियासत में ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और फिरका वाराना तनाव को हवा देने का भी दावा किया जाता है। शरीयत के मुतनाज़ कानून और ज़राअत के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ किसानों के एहतजाज ने उनके नाकाबिले तस्खीर होने के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया है। अब देखना है कि मोदी की मकबूलियत तो कम हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी में कोई ऐसी शख्सियत है जो मोदी साहब की रिप्लेसमेंट हो सके, उनका मुतबादिल हो। क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर्स की एक और निशानी ये होती है कि वो अपने सामने किसी और लीडर को पनपने नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, जैसे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। ये सारी पॉपुलिस्ट लीडर्स इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के मुश्किल दौर में गुजरे। अगर हम रजब तैयब एर्दोगान की बात करें तो रजब तैयब एर्दोगान को इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शंस है टर्की में, उसमें तमाम तरह ऑपोजिशन का मुकाबला है। यानी एक तरफ रजब तैयब एर्दोगान है और दूसरी तरफ 14 ऑपोजिशन पार्टीज हैं। ये वही रजब तैयब एर्दोगान है कि 2016 में उनके लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं और जो फौजी बगावत है उसको कुचल देते हैं, फौजी बगावत को नाकाम बनाते हैं। फिर 2018 में रजब तैयब एर्दोगान जिस वक्त भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं तो पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम के साथ रिप्लेस करते हैं और तुर्की के सदर बनते हैं। 20 साल इससे पहले भी वो तुर्की के अंदर राज कर चुके हैं। इस वक्त वो तुर्की के सदर हैं। बहुत सारी इस्लाहात, बहुत सारे कवानीन उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किए। लेकिन इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शंस है टर्की के, उसमें 14 पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ मुकाबला है, वो भी कंबाइंड है। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का मुकाबला पीडीएम से हुआ था। तो लग यही रहा है कि इस बार रजब तैयब एर्दोगान के लिए आसान नहीं होगा। अब खान साहब
इस वक्त मुल्क में वाहिद पॉपुलर और पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलिस्ट साथ साथ बड़े बड़े सहाफियों, सियासतदानों, मुजरिमान, कारोबारी और मजहबी लोगों का एक पूरा गिरोह होता है। ये लोग अपने फायदों के लिए उस लीडर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो खुद सामने नहीं आना चाहते या उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती, इसलिए पॉपुलिस्ट लीडर की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाते हैं। खान साहब के साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म के साथ ऐसा ही मामला है। लोग उनकी पॉपुलैरिटी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई उनसे मोहब्बत करता है, कोई नफरत। ऐसे में जब बाकी पॉपुलिस्ट लीडर की मकबूलियत कम हो रही है तो खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और इसकी क्या वजह है? इसकी सादा सी वजह यह है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात में है और बाकी पॉपुलिस्ट लीडर्स के बरक्स खान साहब ऑपोजिशन में है। दूसरी वजह उनके सहूलतकारों की पसपाई है। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे पॉपुलिज्म का दौर कहा जा सकता है। इस दौर में पॉपुलिस्ट लीडर्स को ही मिसाली समझ लिया गया है। पॉपुलिस्ट की आमिराना तबीयत उसकी फितरत का इर्तका होती है और जैसे इर्तका वापस नहीं हो सकता, पॉपुलिस्ट भी आमिराना तबीयत से वापस नहीं आ सकता। उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। जब तक उसके पास इक़्तिदार रहेगा वो आमिर रहेगा। इक़्तिदार खत्म होने के बाद हालात और बहुत बदतर हो जाएंगे और उसकी ज़हनी हालत, जंग में अमन उसी वक्त आएगा जब सब लोग उसकी बात मान लें। इसीलिए इमरान खान ने पहले खबरदार कर दिया था कि वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद और भी खतरनाक हो। कैफ ये दुनिया भर के पॉपुलिस्ट लीडर्स की एग्जाम्पल है जो हमने आपके सामने रखी है। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों के बाइस फसलों को किस कदर नुकसान पहुंचा है और किस तरह ग़िज़ाई किल्लत का खदशा सर उठा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता बरस बर वक्त बारिशें न होने से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिससे गंदम की पैदावार शदीद मुतासिर हुई थी। इस बरस सैलाब के बायस सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की फसल ताखीर से काश्त हुई और बाज़ जगह पर इसकी काश्त मुमकिन नहीं हुई, जिसके बायस गंदम की फसल कम होने का अंदेशा था। ऊपर से इस बार पंजाब में कटाई से कुछ देर कबल तूफानी बारिशों और यालाबारी ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पंजाब एग्रीकल्चर हुक्काम के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में हालिया शदीद बारिश और यालाबारी से 5 से 6% गंदम की फसल पर नुकसान पहुंचा है, जिसकी मालियत तकरीबन 23 अरब रुपए है। और रिपोर्ट के मुताबिक कई अजला में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बारिश और यालाबारी होती रही है, जिसके नतीजे में पौधे जड़ों से उखड़े हैं और तकरीबन 50% खड़ी फसलें बैठ गई हैं, जबकि किसानों ने अंदाज़ा लगाया कि बैठ जाने वाली फसल 70% तक है। एग्रीकल्चर के महकमे के आदादो शुमार के मुताबिक 30 मार्च 2023 तक होने वाली बारिशों में 1,60,14,000 एकड़ रकबे पर फैली हुई गंदम में से 8 लाख एकड़ पर जुज़वी नुकसान हुआ है और 30,000 एकड़ पर मुकम्मल तबाही हुई है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शेखुपुरा और ननकाना साहब के अजला है, जहां फसलों के नुकसान का अंदाजा तकरीबन 40% लगाया गया है, जिसके बाद मुजफ्फरगढ़ में 14.8%, साहिवाल में 14%, टोबा टेक सिंह में 12.9%, ओकाड़ा में 12.5%, भक्कर में 10.5%, पाकपतन में 10.2%, जबकि 5 अजला में नुकसान 10% से कम हुआ है और दीगर इलाकों में गैर मामूली नुकसान रिपोर्ट हुआ है। मुतासरा इलाकों में 20% पैदावार जुज़वी तौर पर तबाह हुई और जहां मामूली हालात में फी एकड़ से औसतन 31 मन से 24 मन पैदावार होती है और यूं दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई नुकसान 2,36,000 टन है, जिसकी मालियत फी मन 3,900 रुपये के हिसाब से 23 अरब रुपये बनती है। गंदम पंजाब की बुनियादी फसल है और नुकसान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क में महंगाई के डेरे हैं और आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से फूड सिक्योरिटी एक मसला बनी हुई है। दूसरी जानिब किसानों ने मज़कूरा आदाद शुमार पर सवालात उठाए और दावा किया कि असल नुकसानात सरकारी अंदाजों से कहीं ज़्यादा हुए हैं। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर चौधरी शौकत ने भी खालिद महमूद खोकर के बयान की तौसीक करते हुए बताया कि मखसूस इलाकों में यालाबारी और तूफान से 70% फसलें बैठ गई और खदशा है कि फ़ी एकड़ 15 मन का नुकसान हुआ है। अगर वाकई नुकसानात का तखमीना इतना ही है तो फिर पाकिस्तानी किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। हम ऑलरेडी पेरिशेबल आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पे अगर गंदम को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो जो आटे का बहरान हम आज देख रहे हैं, जो सूरत हाल आज बनी हुई है, आटा लोगों की दस्तरस से बाहर हुआ है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं। यकीनन ये हालात आने वाले दिनों में भी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, हम ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं और अगर गंदम को इतना नुकसान पहुंचता है जो बुनियादी आइटम है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।